यार दोस्तों, यूएसए के टेक्सास राज्य में ग्वादालूप रिवर में अचानक बाढ़ आने से 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो। और इसमें बहुत सारे बच्चे भी थे जो वहां समर कैंप में गए हुए थे। तो हम आज वहां पर ये जो बाढ़ आई है इसके ज्योग्राफिकल कारण को देखेंगे कि वहां कौन से ऐसे भौगोलिक कारण थे जिनकी वजह से वहां पर इस तरह की फ्लैश फ्लड आई है। और यहाँ पर अक्सर ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो हमें इसको ज्योग्राफी से जोड़ना है, ज्योग्राफिकल कौन से फैक्टर हैं जो यहाँ पर बाढ़ लाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि टेक्सास राज्य की अवस्थिति क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। तो देखो, ये आपका पूरा नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ पर ये यूएसए है आपका। और यूएसए के देखो ये दक्षिणी भाग में लगभग यहाँ पर है ये टेक्सास राज्य, ये रहा। और देखो ये टेक्सास राज्य यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको से टच होता है। तो देखो यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको बिल्कुल टेक्सास राज्य के बिल्कुल पास में है। तो यहाँ से मॉइस्चर आसानी से यहाँ पहुंच सकता है। तो पहले तो हम देखें कि इसकी लोकेशन क्या है। तो लोकेशन इसकी गल्फ ऑफ मैक्सिको में है, यूएसए के बिल्कुल दक्षिणी भाग में। इस गल्फ ऑफ मैक्सिको को अब गल्फ ऑफ अमेरिका का नाम भी दे दिया गया है यूएसए के द्वारा। अब देखते हैं इसके आगे कि यहाँ पर हुआ क्या, कौन सी रिवर में फ्लड आया। तो वो जो रिवर है वो है ग्वादालूप रिवर। देखो यहाँ पर ये आपको जो इलाका दिख रहा है पूरा का पूरा, ये ग्वादालूप रिवर का एक बेसिन है। और ये ग्वादालूप रिवर आती कहाँ से निकलती है। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये पूरा का पूरा टेक्सास स्टेट का मैप है। आपने यहाँ देखा था ये वाला, ये टेक्सास राज्य, इसको निकाल लिया गया है और ये यहाँ पर इसको लगाया गया। तो अगर आप टेक्सास राज्य की बात करोगे तो यहाँ पर देखो ये बिल्कुल तटीय मैदान है, यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको है। तो इसके साथ ये कोस्टल प्लेन लगता है तटीय मैदान में। और इसके बाद देखो ये जो ऊपर का भाग है यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो एडवर्ड्स प्लेटो। ये एडवर्ड पठारी भाग है यहाँ पर। और यहां से निकलती है ग्वादालूप रिवर इस जगह से। और यहां से निकलकर ये रिवर इसके दक्षिणी भाग से इस क्षेत्र से निकलकर और यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी में गिरती। तो याद रखना इसकी जो उत्पत्ति होती है वो उस एडवर्ड पठार से होती है। ये पठारी रीजन है। तो एक तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये रिवर कहाँ से निकलती है। तो एडवर्ड पठार से निकलकर गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। और वहां पर भी स्पेसिफिकली देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सैन एंटोनियो बे। तो वहां पर गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक छोटी सी खाड़ी है जिसका नाम है सैन एंटोनियो बे। वहां पर ये रिवर आके गिरती है। देखो बिल्कुल इसका देखो नैरो पाथ है, इसका बेसिन बहुत छोटा है, संकरा है। अब देखो इसका बेसिन बहुत ज्यादा फैला नहीं हुआ है, मतलब इसकी सहायक नदियां छोटी छोटी हैं। तो उनमें से जो भी पानी होगा वो तुरंत बड़ी नदी में आके मिल जाएगा। अभी इसको देखते हैं। तो एक तो आपको पता लगा कि ये रिवर कौन सी है, तो ये याद रखना ये ग्वादालूप रिवर है। एडवर्ड बेसिन से निकलती है, एडवर्ड पठार से निकलती है और सैन एंटोनियो बे में या मैक्सिको की खाड़ी में आकर गिरती है। तो ये आपका हुआ यहाँ का। दूसरा देखो मैंने आपको बताया यहाँ पर ये जो आपको है ये इसकी ज्योग्राफी आपको बताएगा कि यहाँ पर बाढ़ आई कैसे। तो ज्योग्राफिकल रीजन यहाँ छुपा हुआ है इसकी, यहाँ पर टोपोग्राफी में का जो टेरेन है वहां पर। देखो यहाँ पर ये कोस्टल मैदान है और यहाँ पर ये एडवर्ड का पठारी भाग है। और इस क्षेत्र को पूरे को बोला जाता है हिल कंट्री। ये ऊंचा भाग है, पठारी भाग है, तो इसको हिल कंट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखो यहाँ पर पठार है और यहाँ पर मैदान है। तो दोनों की ऊंचाई में अंतर है, पठारी भाग यहाँ है और जो मैदानी भाग है, तटीय मैदान है, वो यहाँ है। और इन दोनों के बीच में फॉल्ट है, यहाँ पर भ्रंश पाया जाता है। देखो यहाँ पर आपको दिखागा, ये रहा, ये रहा बाल्कोन्स फॉल्ट लाइन। ये बाल्कोन्स फॉल्ट लाइन क्या है कि यहाँ पर पहले ये इस तरह से आपस में जुड़ा हुआ था। फिर यहाँ पर एक भ्रंश का निर्माण हुआ, जो तटीय भाग है वो नीचे बैठ गया यहाँ पर। अब तो ये भाग नीचे हो गया और ये भाग का है। और इस ऊंचे भाग पर यही है आपका, देखो ये एडवर्ड का पठार, ये इसी क्षेत्र में मिलता है। और यहाँ पर देखो ये लिखा है बाल्कोन एस्कार्पमेंट, कगार जिसको कहते हैं। तो देखो जब यहाँ पर यूं हुआ, ये भाग नीचे बैठा तो ये भाग खड़ा हो गया। तो यहाँ पर ये जो ढाल है वो एकदम से खड़ा हुआ ढाल है। इस तरह से एक तरफ खड़े ढाल वाले भाग को बोला जाता है कगार। देखो यहाँ पर यूं था तो ये जब ऐसे नीचे बैठा तो ये भाग नीचे बैठा तो ये वाला ढाल तो खड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो बिल्कुल ढाल मंद है। तो स्कार्पमेंट ये कगार वो होते हैं जिनका एक ढाल तो बहुत तीव्र होता है और दूसरा ढाल उसका बहुत मंद होता है। अगर मैं इसके आपको डायग्राम दिखाऊं स्कार्पमेंट का, तो ये इस तरह से होता है। यहाँ पर आपको ये दिखेगा, देखो यहाँ पर क्या है, देखो इस साइड में जो ढाल है वो बहुत ही मंद है, देखो बहुत ही जेंटल स्लोप है इस साइड में यहाँ पर। लेकिन इस साइड में ढाल बिल्कुल खड़ा है, ये वाला पूरा का पूरा ढाल खड़ा है, देखो यहाँ पर। तो एक साइड में इसका स्लोप बहुत ही धीमा होता है, एक साइड में इसका स्लोप बहुत खड़ा होता है।
और यहाँ पर देखो फिर से ये एक फ्लैट लैंड आ गया इस साइड में ही, यहाँ पर एक तरह से देखो दो भागों को अलग कर रहा है ये देखो ये एक जेंटल स्लोप वाला भाग है, ये भी एक जेंटल स्लोप वाला भाग है। इन दोनों को अलग करने वाला ये भाग कौन सा कहलाता है? ये कगार कहलाता है, एस्कार्पमेंट जिसे। और यहाँ पर मैंने आपको बताया इस क्षेत्र में ये स्कार्पमेंट है, यहाँ पर ये बालकोने स्कार्पमेंट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखो ये वाला भाग था पूरा का पूरा पठारी जिसे हमने हिल कंट्री का, और ये वाला भाग तटीय मैदान है। तो ये नीचे है और ये ऊपर उठा हुआ है, और इनके बीच में जो ढालनुमा जो क्षेत्र पड़ता है, जो एक खड़ा ढाल है, उसे हम कह देते हैं कगार। इसका भी बहुत बड़ा रोल है, अभी समझाऊंगा इसको। तो याद रखना यहाँ की ज्योग्राफी में क्या हो गया कि यहाँ पर तटीय मैदान है जो नीचा है, यहाँ पठारी भाग ऊंचा है, और दोनों के बीच में एक खड़ा ढाल है। एक ज्योग्राफी इनकी ये ध्यान रखनी। दूसरा, ये जो एनवर्ड का पठारी क्षेत्र है, ये यहाँ वाला, ये सारा का सारा ही ना प्रदेश है, लाइमस्टोन का क्षेत्र है। यहाँ पर सॉइल में लाइमस्टोन मिलता है, और यहाँ पर जो ऊपर की मिट्टी है बहुत ही पतली है, बहुत मोटी मिट्टी नहीं है, मिट्टी के संस्तर ज्यादा नहीं है, बस पतली सी मिट्टी है, और रॉकी सॉइल है, मतलब पथरीली भूमि है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सॉइल बहुत मोटी है, थिक है। तो यहाँ की ज्योग्राफी में हमने क्या देखा, यहाँ पर एक एस्कार्पमेंट है, एक कगार है, एक भाग नीचे है, एक भाग थोड़ा ऊंचा है। दूसरा, यहाँ की जो सॉइल है वो रॉकी सॉइल है, और उसमें नीचे की लेयर्स में लाइमस्टोन की बिल्कुल कठोर परत पाई जाती है। तो ये यहाँ की ज्योग्राफी है। और तीसरा, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको के बिल्कुल पास। और इन तीनों कारणों की वजह से ही यहाँ पर फ्लैश फ्लड आई, अचानक बाढ़ आ गई। अब देखो उससे हुआ क्या। देखो हुआ क्या कि यहाँ पर ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, तो यहाँ पर पानी है, तो यहाँ पर आर्द्रता की मात्रा ज्यादा होगी। तो यहाँ पर जो आर्द्र हवाएं थी जिसमें मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा था, वो अंदर की ओर यहाँ पर आया, यहाँ से हवाएं अंदर की ओर आई हूँ इस तरह से। जब हवाएं आई तो पहला बादल बनने के लिए, बरसात के लिए आपको मॉइस्चर चाहिए था हवा में। तो ये मॉइस्चर वाली हवाएं जब अंदर की ओर आई तो यहाँ पर इनका उत्थान होना जरूरी था। अगर ये ऊपर उठेंगी तो ये ठंडी होंगी, और ठंडी होंगी तो इनके अंदर जो वाटर वेपर है, जलवाष्प है, वो जल की बूंदों में बदलेगी और बादलों का निर्माण करेगी, और उससे वर्षा होगी। अब उसके लिए क्या हेल्प करेगा? तो ये जो यहाँ पर एस्कार्पमेंट था, ये कगार था, ये यूं खड़ा ढाल था, इसके सहारे जो पवने आई वो इसके सहारे ऐसे ऊपर उठ गई। देखो यहाँ पर ये मान लो आर्द्र पवने आ रही थी, तो वो इनके सहारे ऐसे ऊपर उठना स्टार्ट होगी। जब ऐसे ऊपर स्टार्ट होंगी उठना, तो धीरे धीरे वो ठंडी होंगी, इसे हम एडियाबेटिक कूलिंग कहते हैं। और उस प्रोसेस से ठंडी होंगी, और यहाँ पर क्लाउड्स का निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा, जिन्हें आप क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहते हैं कपासी वर्षा में। क्योंकि वर्टिकल उत्थान हो रहा है हवा का, तो क्लाउड्स भी वर्टिकल बनेंगे, और इस तरह के जो क्लाउड्स होते हैं वो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा वर्षा कर देते हैं। तो हुआ क्या कि वो मैक्सिको की खाड़ी से जो आपकी आर्द्र हवाएं यहाँ आ रही थी, मॉइस्ट एयर जो यहाँ पर आई, वार्म एंड मॉइस्ट, या वार्म एंड, तो आप क्या कह सकते हो, उसमें मॉइस्चर का कंटेंट बहुत ज्यादा था, वो यहाँ पहुंची, और यहाँ पर फिर वो क्या हो गया, एस्कार्पमेंट के सारे उनका उत्थान हो गया, बादल बने, और इस क्षेत्र में बहुत भारी वर्षा। और दूसरा देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ढाल बहुत ज्यादा है। देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि ये ढाल बहुत ज्यादा है। अब ढाल ज्यादा है तो यहाँ पर जो नदियां होंगी इस क्षेत्र से, मान लो ये पूरा का पूरा ऐसे ही ढाल ना होता, सीधा होता बिल्कुल जैसे पठारी रीजन था, यूं पूरा का पूरा ऐसे होता, तो यहाँ से जो नदियां ऐसे नीचे उतरती तो कितना ज्यादा उनको स्लोप लेना पड़ता। तो वो पूरी क्या है, स्लोपी रिवर्स है, वो पूरा ढाल यहाँ एकदम से बदल रहा था। जो यहाँ से जो नदियां आ रही हैं इस क्षेत्र से, यहाँ वाले से, तो ये पूरी की पूरी यहाँ पर उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, उनके द्वारा गहरी खाइयों का निर्माण किया गया। वो पूरी की पूरी चूना पत्थर के क्षेत्र में इस तरह की खाइयों का निर्माण कर रही है। देखो ये वी शेप वैली है यहाँ पर। तो ये वी शेप अगर वैली होंगी यहाँ पर तो क्या होगा, देखो बिल्कुल खड़ा ढाल है, तो बरसात हुई तो पानी तुरंत बहकर नदी में अंदर, पानी तुरंत बहेगा और बहकर नदी के अंदर पहुंच जाएगा। अगर ये देखो इस तरह का ढलान होता, अगर ये इस तरह की वैली होती, वैली होती, तो पानी यहाँ से आता, धीरे धीरे बह बहकर यहाँ पर पहुंचता, यहाँ पर अगर रिवर होती तो। लेकिन यहाँ पर देखो खड़ा ढाल है, तो बरसात होगी तो तुरंत पानी कहाँ पर आ जाएगा, वैली में आ जाएगा, नदी में आ जाएगा, तो नदी का जलस्तर एकदम तेजी से ऊपर बढ़ जाएगा। तो पहला कारण क्या हुआ कि मैक्सिको की खाड़ी में मॉइस्चर ज्यादा था। थोड़े दिन पहले वहां पर एक ट्रॉपिकल साइक्लोन भी आया था, चक्रवात भी आया था, और उस चक्रवात की वजह से हवा में मॉइस्चर था, और वो मॉइस्चर धीरे धीरे हवाओं के साथ मैक्सिको की खाड़ी के साथ, मैक्सिको की खाड़ी से यहाँ हवाओं के साथ यहाँ पहुंच गया अंदर,
और एस्कार्पमेंट के सहारे वो ऊपर उठ गया, और जब ऊपर उठा बादल बने और बादलों से यहाँ पर भारी वर्षा हो गई। और जब भारी वर्षा हुई तो जितनी भी छोटी छोटी उसकी सहायक नदियां थी ग्वादालूप रिवर की, उन सब में पानी तुरंत ग्वादालूप रिवर में आ गया, क्योंकि सबकी सब क्या संकरी है, वहां पर कैनियंस मिलते हैं, संकरे संकरे हैं। तो तुरंत जो पानी आसपास छोटी छोटी नदियों में क्रीक में था, तुरंत बहकर वो ग्वादालूप रिवर के अंदर पहुंच गया, और ग्वादालूप रिवर का पानी का लेवल एकदम से ऊपर उठ गया। तो वहां पर स्लोप भी ज्यादा था, प्लस वहां पर वो जो भी उनकी वैलीज थी बहुत संकरी थी, ढाल ज्यादा था, तो पानी तुरंत बहकर के आ गया नदी में। ये दो फैक्टर हुए। तो देखो यहां पर मैंने डायग्राम बनाया है, यहाँ पर ये देखो दो फैक्टर मैंने आपको बता दिए कि वहां का टेरेन कैसा है, उच्चावच वहां का कैसा है, वहां पर एस्कार्पमेंट मिलता है, नदियों का ढाल ज्यादा है, वहां पर कैनियन मिलते हैं, तो जो भी बरसात होगी वो तुरंत बहकर पानी नदी के अंदर पहुंच जाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया कि वहां पर मॉइस्चर का इंट्रैक्शन हुआ, गल्फ ऑफ मैक्सिको से मॉइस्चर आया, एस्कार्पमेंट के सारे ऊपर हुआ, ठंडा हुआ, बादलों का निर्माण हुआ, उससे वर्षा हो गई, क्यूमुलोनिम्बस कपासी वर्षा मेघ बन गए। तो ये भी हमने देख लिया। और वहां पर एक बैरे नाम का एक ट्रॉपिकल साइक्लोन जो पहले आया था, जो खत्म हो चुका था, लेकिन उसका मॉइस्चर अभी भी वायुमंडल में था, तो वो भी साथ में उन पवनों के साथ अंदर आ गया और एस्कार्पमेंट के सारे ऊपर उठ गया। इस तरह देखो सॉइल और रन ऑफ। सॉइल और रन ऑफ का क्या मतलब कि देखो वहां की जो सॉइल थी मैंने आपको बताया बहुत ही पतली है, बहुत ही थिन है लेयर उसकी, और रॉकी सॉइल है। तो जब थिन है रॉकी सॉइल है तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब भी नहीं करेगी पानी। तो जो पानी ऊपर सरफेस पर बह रहा था वो अंदर एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, अंदर अवशोषित ही नहीं होगा मिट्टी के, और सतह पर बहने लगेगा। तो वहां पर आपकी थिन सॉइल की लेयर होने की वजह से, रॉकी लेयर होने की वजह से पानी तुरंत बहकर क्या हो गया, नदी के अंदर आ गया। तो एक और वहां का फैक्टर मैंने आपको बताया था कि वहां पर चूना पत्थर लाइमस्टोन की प्रधानता है, वो कास्ट प्रदेश है। तो वहां पर नीचे जो लेयर है मिट्टी के नीचे चूने की कठोर लेयर है, सॉलिड, बहुत ही इस तरह से कॉम्पैक्ट लेयर पाई जाती है, एक तरह से सीमेंट की तरह है। तो पानी नीचे भी नहीं जाएगा। तो जब पानी नीचे ही नहीं जाएगा, एक तो सॉइल पतली है, नीचे चूना पत्थर की लेयर है, तो सारा पानी सरफेस के ऊपर बहेगा, और अगर ऊपर बहेगा तो वो सारा पानी नदी में पहुंचेगा, और अगर नदी में पहुंचेगा तो नदी का जल स्तर तुरंत ऊपर उठ जाएगा। तो इस तरह की कंडीशन पैदा हो गई थी इस ग्वादालूप रिवर में। तो इन तीन ज्योग्राफिकल फैक्टर का वो सम है आपका फ्लैश फ्लड। इसीलिए इसको फ्लैश फ्लड एली भी बोलते हैं, फ्लैश फ्लड का सहयोगी बोला जाता है इस नदी को, ग्वादालूप रिवर। और पूरी की पूरी हिल कंट्री को भी बोला जाता है फ्लैश फ्लड एली। वो एक तरह से उन परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिससे कि फ्लैश फ्लड आ जाए, उनके निर्माण में सहयोग करते हैं। अब एक फैक्टर और बचता है, वो है मानव जनित कारण या एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। अब मानव जनित कारणों से क्या हो रहा है, हमारे कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ेगी तो आप यहां देखो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पानी वाष्प ज्यादा बनेगा, उसका इवेपोरेशन ज्यादा होगा। अब अगर उसका इवेपोरेशन ज्यादा होगा इट मींस पूरे के पूरी एयर में मॉइस्चर की मात्रा ज्यादा है, उसमें वाटर वेपर ज्यादा है, आर्द्रता ज्यादा हो गई। दूसरा, जब एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो वाटर वेपर को ग्रहण भी ज्यादा करेगी, उसके अंदर ज्यादा वाटर वेपर भी समा पाएगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है। दो फैक्टर है, एक इवेपोरेशन बढ़ गया, दूसरा यहां पर एयर की कैपेसिटी बढ़ गई कि उसमें अब ज्यादा पानी आ सकता है। तो ऐसी एयर जिसमें जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है, वो जब यहां पर पहुंचेगी और जब उसका उत्थान हो जाएगा, जब उसका ऊपर अवरोहण हो जाएगा, तब वो क्या करेगा, तब उसमें इवेपोरेशन के थ्रू जो पानी पहुंचा एक तरह से वो हमने इस गल्फ ऑफ मैक्सिको से कहां पहुंचा दिया, लैंड पर पहुंचा दिया, और वो मॉइस्चर पहले की तुलना में ज्यादा है, और जब उसका उत्थान होगा तो वो बादलों के रूप में कन्वर्ट होगा और उससे बहुत भारी वर्षा हो जाती है, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा वर्षा, और इससे नदियों में अचानक बाढ़ आ जाती है। और ये वाले सारे फैक्टर उसमें क्या करते हैं, सहयोग, कि वहां का कारण बना फ्लैश फ्लड आने का, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की भी वहां पर डेथ होगी, बहुत बड़ी दुर्घटना हो चुकी है वहां पर। तो याद रखना है कि ज्योग्राफी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी क्षेत्र में, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।